पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कैसे हुआ, कहाँ कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कहाँ कहाँ शोर शराबा हुआ, कहाँ पे आंसू गैस चलाई गई और गंडापुर साहब की क्या सूरत हाल थी, पार्टी के जो लाहौर के लीडर्स थे वो कहाँ गायब रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, मरीम नवाज़ कामयाब हुई हैं या गंडापुर साहब कामयाब हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मंजी है उसको ठोक दिया गया, अब उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ साथ जो गवर्नमेंट के वुज़रा हैं बहुत खुशी मना रहे हैं और उस दिमाग को तलाश कर रहे हैं जिसने ये सारा तरीका बताया था और उसे दाद दे रहे हैं कि वाह जी वाह, क्या कमाल आपने किया, क्या कमाल आपका आइडिया था। ये कमाल आइडिया किसका था और ये कैसे दिमाग इस्तेमाल किया गया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एज ए पार्टी कायम नहीं रह सकेगी, ख़त्म हो गया है मामला, ये नहीं, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और ये जो दहशतगर्दी है ये अब डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट हो गई हुई है और दहशतगर्द ऐसा सा कमाल कर रहे हैं कि उसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी फैला रहे हैं। और ये डिजिटल दहशतगर्दी किस तरह किस फेज़ में दाखिल होगी ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहले तो हाल जानते हैं पीटीआई के जलसे का। लाहौर का जलसा क्या हुआ, हुकूमत ने क्या किया, पीटीआई को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हुकूमत इतनी खुश क्यों है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, डिटेल बताइए। अब देखिए, गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दाद देनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई है और बड़ी तादाद में वो लोग निकले हैं और चार्ज भी थे और उन्होंने अपना बिस्किट का बंदोबस्त भी किया हुआ था, पानी का बंदोबस्त भी किया हुआ था, बेचारे भूखे प्यासे भी रहे। और कुछ एमपीएस ने तो बाकायदा खाने पीने का बंदोबस्त साथ रखा हुआ था, वो सब लोगों को रास्ते में खाना भी खिलाते गए। और वाशरूम्स का इशू था जो ज़ाहिर है मैंने कल भी आपको बताया था, तो उस वाशरूम के इश्यूज़ को जिस तरह सॉल्व किया गया वो बहरहाल जो पाकिस्तानी देसी स्टाइल है वो किया गया। और कई जगहों पे ऐसे मनाजर भी थे कि देख के हंसी निकल जाती थी। लेकिन बहरहाल एक काम उन्होंने ये किया कि जब कोई लोग वाशरूम जा रहे थे, ओपन वाशरूम, तो दूसरे लोगों से दरख्वास्त की गई कि आपकी बड़ी मेहरबानी आपने वीडियो नहीं बनाने। तो वीडियोज़ उसकी बड़ी लिमिटेड हैं। तो चार्ज थे उनका क्राउड जो था, कोई शक नहीं है, और वो धड़ाधड़ लाहौर की तरफ निकले भी। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर जाके वही कुछ हुआ जो कुछ होना था, जिसकी तवक्को थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा ज़ोर लगाया कि ये लोग जलसागाह तक ना पहुँच सकें। गो रात के वक्त भी लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ पे कुर्सियाँ संभाल ली जाएँ। तो जलसा, अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि बड़ा कामयाब जलसा हुआ है और बड़ा तारीख़ी जलसा हुआ है और उसने हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रख दिया है, इनकलाब आ गया पाकिस्तान के अंदर। और ये है आवाज़ मरीम नवाज़, देखो कि ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं, तुम इनको देखो, इनके चेहरे पढ़ो और इससे अपने मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा लो कि क्या होने वाला है। गंडापुर साहब की जो तकरीर है वो भी ज़ाहिर है, गंडापुर साहब हैं भाई साहब, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो ऐसा लगता है कि हवा के घोड़े पर सवार होते हैं और कुछ ना कुछ वो फटियाँ उखाड़ते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है पंजाब है तो वहाँ से कोई ख़ास लोग इकट्ठे नहीं हो सके। लाहौर तो इमरान खान साहब का लाहौर था, मेरा ख्याल है पूरे लाहौर को बाहर निकलना चाहिए था। और ये जो रुकावटें हैं जी, मुझे ये बताएं, ये तो उठा के फेंक देनी चाहिए थी साइडों पे आपने, आप सिर्फ उनको ज़ोर ही लगाते रह गए, झटके ही लगाते रह गए उनको। तो ये एक आध रुकावट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने इनकलाब ले आए आप यहाँ तो पूरे लाहौर के कंटेनर्स आप उठा के फेंक देते आप नहर के अंदर, और या फिर आप सारी रुकावटें जो थी तोड़ देते आप। पुलिस के ऊपर हमला करना, पुलिस बेचारी बिल्कुल मसलूम है, उसके ऊपर उसके साथ तो बड़ी ज़्यादती है, वैसे ऑनेस्टली मैं आगे बताऊँ। और ये ज़्यादती हर दौर में कोई ना कोई पार्टी करती है। आपको याद होगा कि जब टीएलपी निकली थी तो उन्होंने फेंटा लगा दिया बेचारों के, इतने लोग इनके शहीद हो गए थे उस वक्त। फिर जब नून लीग निकलती थी पार तो वो भी पुलिस के ऊपर हमला करती थी, पीपल्स पार्टी भी पुलिस के ऊपर हमला करती थी। और अब इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो पिछले 2 साल से पुलिस के ऊपर हमला करी जा रही है। वो बेचारी पुलिस कहाँ जाए भाई, कितनी लाशें इन्होंने उठानी हैं। आप देखें उनके चेहरे बेचारे लहूलुहान हुए हैं और उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनके कांस्टेबल्स हैं, उनकी टांगें टूटी हुई, बड़ी ज़्यादती है। वैसे ये पुलिस के साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को आप नहीं मानते तो इसका मतलब आप फिर स्टेट को नहीं मानते। लेकिन बहरहाल तकरीरें अच्छी हो गई, लोग वहाँ पहुँच गए,
जितनी ज़रूरत थी उतने नहीं पहुंच सके। ये एक हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा। और इस इंकलाब को हम इंकलाब नहीं कह सकते, जिसके बारे में कहते थे ना वो पूरा पाकिस्तान निकलेगा और या आर या पार होगा, तो ना आर हुआ ना फिर पार हुआ, फ़र्क को बहुत बड़ा इंकलाब यहाँ पे नहीं ला सके। अगर ये इंकलाब आ जाता तो फिर ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती। तो आप कोई ऐसा इंकलाब नहीं ला सके कि पूरा मुल्क बदल जाए। तो बस ठीक है, एक जलसा था, अब अगला जलसा होगा, और जो अगला जलसा होगा उससे भी यही उम्मीदें वापस कर ली जाएंगी कि अब देख हम क्या करते हैं। तो ये जो पुराना मुहावरा था ना इब के मार, तो ये इब के मार है। तो इब के मार के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई रिजल्ट निकलेगा। तो बहरहाल मरीम नवाज़ की जो मैनेजमेंट थी, पंजाब पुलिस की मैनेजमेंट थी, दाद देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस ने या पंजाब की गवर्नमेंट ने, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 200 साल में जलसे मैनेज करने के अलावा कोई काम किया नहीं है। ये इस काम के एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। जलसा जहाँ पे हो ना, पंजाब पुलिस को चढ़ा दें उसके ऊपर, फिर देखें करते क्या हैं ये वही करते हैं जो उन्होंने आज किया। ठीक है, मतलब हम इस जलसे को ना बहुत ज़्यादा कामयाब कह सकते हैं और ना ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म था, लेकिन उतना कामयाब वो नहीं। कह रहे हैं कि लाखों लोग थे जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाखों लोग तो नहीं है भाई, जलो पार्क ठीक, उसके अंदर लाखों लोग होते पता लग जाता। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हज़ारों में है जी, हज़ारों में भी नहीं है यार, साइजेबल जलसा किया उन्होंने, लेकिन वो जो था ना कि इंकलाब पाकिस्तान वो नहीं आ सका। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जी। क्या पीटीआई की कहानी ख़त्म हो चुकी है? अब ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं जी, पिछले दिनों जो प्रोसीजर बिल्स आए हैं, जो ऑर्डिनेंस आया है, उसके तहत ऐसे लग रहा है कि अब पीटीआई अगर कोई भी केस करेगी तो वो केस उनका तब जाके सुना जाएगा जब हो सकता है ये असेंबली ही ना हो, ये मुद्दत भी पूरी कर चुकी हो, तो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। अब जो पिछले दिनों 2-3 दिन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अब इसने क्वेश्चन खड़ा कर दिया है पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। क्या गवर्नमेंट ने पीटीआई की कमर वाकई तोड़ दी है? अब देखो फ़र्क है, स्टेट बड़ी तगड़ी होती है। वो कहते हैं जी कि ऊपर अल्लाह ताला नीचे स्टेट, इन दोनों से कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर आप अल्लाह ताला से बिगाड़ लेते हो तो पूरी कायनात के अंदर कोई ठिकाना नहीं बचता आपके लिए। और नीचे अगर आप स्टेट से बिगाड़ लेते हो तो स्टेट आपकी ऐसी ऐसी चूल्हें हिलाती है, ऐसी ऐसी मंजी ठोकती है कि आपके पास गुंजाइश नहीं बचती। मसलन मैं 2-4 मिसालें आपको पेश करता हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब कितने तगड़े होते थे, लेकिन जब स्टेट ने उनको पकड़ा तो उसके बाद देख रहे उनका बस नहीं चल रहा, और उनका पूरा नेटवर्क तोड़ ताड़ के बराबर करके उन्होंने फेंक फूंक दिया हवा के अंदर। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब कितने तगड़े होते थे, लेकिन उसके बाद पनाह मांगते फिर रहे थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब पहले चीफ जस्टिस होते थे, फिर उनको फ़ारिग कर दिया गया, वो सड़कों के ऊपर धक्के खाते रहे, बड़ी मुश्किल से बहाल हुए, और फिर उन्होंने भी बड़े कमालात किए, फिर वो चले गए तो फ़ारिग हो गया, लोग उनको जानते भी नहीं हैं। तो स्टेट इतनी खौफनाक होती है। स्टेट इमरान खान के ऊपर हाथ डालती है। इमरान खान साहब देखे जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उनको हिलने की गुंजाइश नहीं मिल रही। उससे पहले मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को स्टेट ने पकड़ा था, आप देख लें उनको अगर हिलने दिया हो किसी जगह। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल के अंदर रहे थे, और बीबी इतनी एफर्ट करने के बावजूद, आलमी फोरम पे जाने के बावजूद अपने खामुद को बाहर नहीं निकाल सकी थी। अल्टीमेटली एनआरओ करना पड़ा, फिर जाके उनके खामुद बाहर आए थे। तो ये स्टेट बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। स्टेट के पास बड़ी पावर्स होती हैं, और जब वो किसी को टाइट करती है तो फिर टाइट करती है, फिर आपके पास गुंजाइश नहीं बचती। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है स्टेट का, ज़ाहिर है एक ड्राइविंग व्हील है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, तो उसके पास भी बड़ी पावर्स होती हैं। और दूसरा ये है कि उनके पास ऐसे शैतान लोग भी होते हैं जो ऐसा ज़बरदस्त आइडिया देते हैं कि उसके बाद हैरानी हो जाता है। अब ये देखो ना, आइडिया किसी के जहन में भी नहीं आया होगा कि इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो आइडियाज़ आए हैं और उन आइडियाज़ ने कमाल ही कर दिया। एक तो ऑर्डिनेंस आ गया सारा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, और उन्होंने वहाँ पे हैयत ही चेंज कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा ले जी नई एक्सटेंशन देते, ले जी कोई तरमीम नहीं होती, ले जी आईनी अदालत नहीं बनती, आप ज़रा करके दिखा दें। तो वहाँ से उन्होंने हर चीज़ को तब्दील करके रखा, और साथ उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने अपनी नई ही फहरिस्त जारी कर दी कि ले जी हमारे पास तो इतनी सीटें हैं, कर ले जो करना है। 110 सीटें खुद ही ऐलान कर दिया स्पीकर साहब ने। अब वो पता नहीं पूरी कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा लो जी 110 हो गए, अब इसको चैलेंज करके देखें। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता ने रोक लिया, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 चीज़ें होती थी, एक तो अवामी पावर थी इनके पास, वो अवामी पावर इनकी ख़त्म हो गई। अब वो ना सड़कों के ऊपर आपको लोग नज़र नहीं आते। वो जो कहते थे ना खान आएगा तो खान छाएगा, तो ना खान आ रहा है ना खान छा रहा है, ना पब्लिक उनके लिए बाहर निकल रही है। दूसरी इनके पास पावर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बल्कि 3 पावर्स हैं, मैं तीसरी की भी जिक्र करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी अदलिया जितनी है, वहाँ पे इनको बहुत रिलीफ मिलता था। हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता था, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाता था। तो वहाँ तो गवर्नमेंट ने ऐसा मैनेज किया है कि लग समझ गए।
और तीसरी जो पावर थी इनकी सोशल मीडिया की पावर थी। सोशल मीडिया की पावर आज भी इनके हाथ में है, लेकिन वो 50% रह गई है। 50% जो किसी वक्त भी फ़र्क ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेट ने वहाँ पे टूल्स इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बस नहीं चल रहा। अब उनके पास 3-4 लड़के रह गए जो मुल्क से बाहर हैं और वहाँ से बैठ के वो नैरेटिव करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो ट्रैफिक है वो आती नहीं है, आने नहीं दी जाती। और फायर वॉल जो है आने वाले दिनों में जब मज़ीद मजबूत होगी तो लग समझ आएगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तिया पंच है उन्होंने कर दिया हुआ है। कौमी असम्बली में उन्होंने एक अददी बर्तरी कायम कर दी है, और उस अददी बर्तरी को कम कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ उनके पास अब पावर ही नहीं छोड़ी इन्होंने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट से इनको बड़ा फ़ायदा होता था, अब वो भी मामला ख़त्म हो गया। अगर आइनी तरमीम होगी तो यहाँ पे जो रोटेशन पे जजेस होंगे उससे मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा जजेस तो वैसे इस्तीफ़ा दे देंगे, और एक और क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो जाएंगे, नए जजेस वहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिवीज़न थी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पावर आने के बाद वो मज़ीद कम हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया जो वहाँ से भी अब इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता। कौमी असम्बली की सूरत हाल आपके सामने है और पब्लिक को ये बाहर नहीं निकाल पा रहे, और सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का गलबा आ गया। तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुश्किल जो मामलात हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, बड़ा मुश्किल टाइम इनका स्टार्ट हो गया। तो अब इससे निकलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टेट इनके ख़िलाफ़ है। अब इनके पास सिर्फ दो ही हल हैं। एक हल ये है कि स्टेट की मिन्नत करें, उसको अपने साथ मिलाएं, जैसे इन्होंने 2014 में या 2017 में मिलाया था। अगर वो हो जाए तो फिर तो इनको रिलीफ मिल सकती है, फिर ये दोबारा इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये इनके साथ लड़ते रहे तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये आप ज़हन में रखो। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंकलाब आ जाए, अवामी इंकलाब, कि 2 करोड़ लोग बाहर निकल आएँ और वो सारे सिस्टम का तिया पांचा कर दें, जो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो पब्लिक उनके साथ नहीं है, दूसरा ये है कि उनके पास कोई और पावर नहीं है जिसको वो इस्तेमाल करके मामलात को सेटल कर सकते, क्योंकि अदलिया भी अब उनके साथ नहीं रहेगी। तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुरे दिन हैं वो अब बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया। नाज़रीन, नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड यूज़ हुआ, लेकिन जब ये वर्ड यूज़ हुआ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप जब किसी का ज़हन ख़राब करने के लिए कोई पोस्ट करते हैं, कोई फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो हम उसे डिजिटल दहशतगर्दी कहते थे। लेकिन अब ये डिजिटल दहशतगर्दी अपनी एक्चुअल मीनिंग पर चली गई है, इसका थोड़ा सा फेस चेंज हो गया। वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि 28 अगस्त को सवात के अंदर एक पुलिस स्टेशन पर हमला होता है और पता चलता है जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पबजी गेम के ज़रिए कम्युनिकेट किया, कि वो गेम लगा के उसके जरिए आपस में बात कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा अगर इस चीज को चॉइस ऑफ एक्सप्लेन अगर कर दूं। पबजी है क्या वैसे? यार मैंने आज तक नहीं खेली वैसे। अच्छा। आप खेलते रहे हो? नहीं, मैंने पबजी नहीं खेली। इससे पहले गेमिंग जोन्स हुआ करते थे एक ज़माने में, उसमें मेडल ऑफ ऑनर और कुछ गेम्स हुआ करती थी। ये उसी की एडवांस फॉर्म्स हैं सारी आगे। लेकिन पूरा पाकिस्तान ही पबजी खेल रहा था, बल्कि दुनिया में हर जगह पे मैं जहाँ जाता हूँ वो लगे होते हैं क्रिक 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 के, और साथ ही आवाज़ें लगा रहे, ओ तेरी ऐसी तैसी, ओ मर गया, और तू सीधा हो सीधा सीधा, इस टाइप। वो ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये दूसरा इंसान सुन रहा होता है जो आपके साथ खेल रहा होता है। अच्छा, ठीक है। ये एक चैट रूम्स बनाए जाते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, 40 मिनट 30 मिनट का होता है। उसके अंदर कुछ चैट रूम्स वगैरह खरीद के, ये सिर्फ पबजी में नहीं है, बाकी गेम्स में भी होता है। और इसमें ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं इकट्ठे? इसमें ज़्यादा खिलाड़ी बहुत से भी हो सकते हैं। आप अपना चैट रूम परचेज करके या रिवॉर्ड के तौर पे आपको वो चैट मिलता है, उस रूम के अंदर हो सकता है कि इस कमरे में अगर हम 4 बंदे बैठे हुए हैं तो वो 4 ही बंदे उधर मौजूद होंगे और वो आपस में खेल रहे होंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे या टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो यही 4 एक दूसरे के टेक्स्ट मैसेज सुन सकेंगे, टेक्स्ट मैसेज देख सकेंगे, और जो वॉइस मैसेजेस हैं वो सुन सकेंगे। तो दहशतगर्द अब क्या कर रहे हैं, वो इन चैट रूम्स को यूज़ करते हुए, इन डिजिटल गेम्स को यूज़ करते हुए जो इंटरनेट के थ्रू चल रही हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को कोई पैगाम भेजेंगे, किसी को कॉल करेंगे तो वो पकड़ा जाना आसान है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पबजी के अंदर से नहीं पकड़ा जाए। पबजी हो या कोई और फाइटिंग गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह मुख्तलिफ गेम, या नौजवान जो आजकल खेलते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ज़रा आसान हो जाता है दहशतगर्दों के लिए कि पकड़े भी नहीं जा रहे होते और ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। इंटरसेप्ट नहीं हो सकता मैसेज इनका? इंटरसेप्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ा हाई इक्विपमेंट चाहिए और गवर्नमेंट को इसके लिए रेडी होना पड़ेगा, या एडवांस में तैयार होना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो ये चौधरी साहब एक काम हुआ है। और दूसरा लबनान का, बैरूत का आपने देखा होगा, पेजर्स का। अब देखो पेजर्स जो है ना पुरानी टेक्नोलॉजी है, और जब मैं 1994-95 में अखबार के अंदर था तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी आई थी, हम खुद भी इसको इस्तेमाल करते थे। उसके अंदर मैसेज जो था दूसरे शख्स को कन्वे किया जाता था, और टेक्स्ट मैसेज 100 मेरा लफ्ज़ होते थे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर ये भी होता था कि मुझे कॉल कर लें, और फिर हम टेलीफोन कर लिया करते थे, उसके अंदर मैसेज आ जाता था।
बल्कि जब शुरू में पेजर आया तो वो पेजर इस तरह था कि एक टोल फ्री नंबर होता था, हम उसके ऊपर फ़ोन करते थे, फ़ोन करके उसे बताते थे कि ये पेजर नंबर है, वहाँ पे ये मैसेज डिलीवर कर दें, तो वो फौरी तौर पे वहीं से टाइप होकर उधर मैसेज चला जाता था। हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता था और फिर उसका कॉल आ जाती थी उस बंदे की, हाँ जी थोड़ा की मसला है। तो इस टाइप का उस वक्त था और हमने पेजर खुद भी इस्तेमाल किए हुए सारे। अब उसके बाद ये अपस्लीट हो गए और दुनिया से चले जाए, क्योंकि सेल फ़ोन आ गया और उसके अंदर सारी चीज़ें बढ़ती चलेगी। फिर पहले सेल फ़ोन आया, वो 1G टेक्नोलॉजी थी, फिर 2G हुई, फिर 3G हुई, फिर 4G हुई, फिर 5G हो गई, फिर उसके अंदर कैमरा आ गया, फिर उसके अंदर व्हाट्सएप आ गया, और उससे पहले वाइबर आया था, शायद आपको पता हो। सबसे पहले ये वाइबर था जिसमें कॉल भी करते थे लोग, कहते लो जी एक इंकलाब आ गया, अब तो कॉल के पैसे नहीं लगे। व्हाट्सएप से पहले फिर व्हाट्सएप आया। अब व्हाट्सएप जो थे ना उसकी कॉल नहीं होती थी पहले, व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ मैसेजेस जाते थे और तस्वीरें जाती थी, और कॉल के लिए वाइबर पे लोग जाते थे। फिर व्हाट्सएप ने कॉल भी शुरू कर दी। जब कॉल शुरू कर दी तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। फिर तो अब बहुत ज़्यादा है, अब तो फेस टाइम भी है, बहुत ज़्यादा अब ऐसी ऐप्स हैं। दो मेरा ख्याल है ऐप्स ऐसी हैं जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। एक तो ये फेस टाइम को नहीं किया जा सकता, दूसरा मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर सिग्नल है एक नाम से, सिग्नल, हाँ सिग्नल, उसको भी नहीं किया जा सकता। तो जो हाई प्रोफाइल्स लोग होते हैं वो या तो फेस टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी है। लेकिन ज़रा उसका भी कोई ना कोई तोड़ तो होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका मेन सर्वर है वहाँ से तो कम्युनिकेशन हो के जाती होगी, लेकिन ये होगा कि ज़्यादा सिक्योर होगा कि वहाँ से पब्लिक नहीं हो सकती होगी, ऐसा ही होगा। तो बहरहाल अब जो पेजर थे ना उसके बाद इस्तेमाल होते थे ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, और जैसे कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये मेडिकल जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह डॉक्टर्स हैं, वो पेजर इस्तेमाल करते थे। सीक्रेट एजेंसीज़ के जितने लोग थे वो पेजर इस्तेमाल करते थे। फिर गवर्नमेंट के जो लोग थे वो पेजर इस्तेमाल करते, जैसे कि ये जो इब्राहिम राइसी साहब थे ना, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, और उनका जो ब्लास्ट हुआ, त्यारा गिरा, उनका हेलीकॉप्टर गिरा, तो वो भी कहा जाता है कि पेजर था उनके पास, और लास्ट टाइम में वो पेजर ही इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट भी पेजर इस्तेमाल करती है। और हमास के लोग भी हैं, फिर उसके बाद ये हिजबुल्लाह हैं, ये सब लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये गज़ा के ऊपर अटैक हुआ और वहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हो गए, तो फिर ये पता चला कि ये मोबाइल फ़ोन बड़ा ख़तरनाक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फिर हिजबुल्लाह ने, हमास ने बड़े पैमाने पे पेजेस ख़रीद लिए, और जब ये ऑर्डर गया और कंपनी को पता चला कि एकदम ऑर्डर आ रहे हैं, तो इस चीज़ का सबको पता था कि ये बड़ा सीक्रेट किस्म का है चीज़, इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो मुसाद तो बड़ा इस चीज़ों पे नज़र लगा के बैठे हुए थे। उससे जब थोड़ा सा डिग आउट किया तो उनको ये महसूस हुआ कि ये हिजबुल्लाह जो है ये उसके ऑर्डर है, ये किसी और के ऑर्डर नहीं है, और ये सारे इधर ही आएंगे, लेबनान वगैरह में, सीरिया में, और ईरानी लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो फिर उन्होंने रास्ते से इसको उचक लिया। अब ये दो किस्म की रोमर्स हैं, दो किस्म की इंफॉर्मेशन। एक ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे ये बनते थे, बने ये ताइवान के अंदर है। वो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो गलत क्लेम कर रही है, क्योंकि जो हंगरी के अंदर उनकी कंपनी है वो ऑफशोर कंपनी है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, तो बने ये वहीं पे हैं ताइवान के। अब क्योंकि वो मथा उनके लगा रहे हैं, क्योंकि जो बुकिंग हुई थी वो हंगरी की कंपनी के जरिए हुई थी, तो वो कह रहे हैं जी ये इन्होंने किया, हमने नहीं किया, क्योंकि पूरा पेजर की तो पूरी इंडस्ट्री बैठ गई ना उसके साथ ही। ठीक है, बल्कि वाकी टॉकी की भी बैठ गई। हाँ जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने या तो उसके अंदर कोई डिवाइस लगाई, और जो डिवाइस थी वो बम की फॉर्म में थी, और कोई कैसे कहा जाता है कि 1/2 इंच का कोई बम है जो उन्होंने ईजाद किया हुआ है, जो उसके अंदर लगा दिया, और वो बड़ा तबाही फैलाने वाला बम है, और वो उन्होंने उसके अंदर लगा दिया, और ऐसा लगाया कि उसको किसी जगह पे किसी भी स्कैनर के अंदर से गुजारें तो वो ट्रेस नहीं हो सकता, वो ऐसा लगता है कि जैसे बैटरी का हिस्सा है। और दूसरा ये कहा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर था, और जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर इतनी पावर है कि वो जो बैटरी है उसको फाड़ देता है, और लिथियम की बैटरी होती है, लिथियम पूरा एक बम होता है। तो अब सारी बैटरीज जो है वो लिथियम की हैं। ठीक है। तो वो उन्होंने कोई कोड फेंका एक ही वक्त में, और ब्लास्ट हो गए 4000, तो पहले दिन ही ब्लास्ट हुए ना जी। उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए, फिर सोलर प्लेट्स जो होती, सोलर सिस्टम जो है वो ब्लास्ट हो गए। अब अगली बारी जो थी ना वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की है। यहाँ जहाँ मोटर्स लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ बैटरीज लगी हुई हैं, अब वो सारी की सारी फ्रजाइल हैं। और फिर इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर अगर ब्लास्ट हो जाता है तो सारे लोग, कितने लोग मरेंगे। आपको पता है कि ये जो आईफोन है दुनिया के अंदर कितने हैं? 1 अरब 46 करोड़ आईफोन है जो एक्टिव हैं। तो कोई शख्स अगर सिर्फ इन्हीं को हैक कर ले तो 1 अरब 46 करोड़ लोगों को मारना को मसला ही कोई नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो बैटरीज हैं वो लिथियम की बैटरीज हैं। और अगर ये सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेट हुआ है तो फिर ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर्स हैं और वहाँ बैटरीज हैं तो फिर वो काम ख़राब है। मसलन यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम को उड़ाना हो तो बस एक कमांड काफ़ी है, फिर तो हमारी सारी बैटरियाँ उड़ जाएंगी और ये सारे सिस्टम उड़ जाएंगे। या जहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं, जहाँ पे लैपटॉप्स लगे हुए हैं, जहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, तो हर चीज़ गई।
तो ये बड़ी खौफनाक है। तो लोग इसके ऊपर बड़े परेशान हैं पूरी दुनिया के अंदर कि ये तो एक नई किस्म की जंग में दाखिल हो गए हैं। और इसराइल कह रहा है जी हाँ जी हमने किया है, और हमारे पास ये 2% सेफ टेक्नोलॉजी जो हमने इस्तेमाल किया, अभी तो 98% हमारे पास बची हुई है। अच्छा। हम ऐसी ऐसी जगह मारेंगे आपको लग समझ आएगी। उसके बाद तो सिविल एविएशन वाले लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए अगर वो पूरी दुनिया के जहाज़ को डाइवर्ट कर दिया जाता है या उन्हीं को ब्लास्ट कर दिया जाता है तो क्या बनेगा। तो अब वो जो बम वाली चीज़ थी ना, अपनी ज़रूरत उनको लिथियम बैटरीज जो वही काफ़ी हैं, वही उसको फाड़ सकती हैं। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी इसको कहते हैं जो इसराइल ने की है, और ये किया है लेबनान के अंदर। तो अब इसका कोई तोड़ दुनिया के पास कोई नहीं है। दुनिया इस वक्त परेशान है। ऐसा लगता है कि फिर हर मुल्क को अपने गैजेट्स खुद बनाने पड़ेंगे, बाहर से गैजेट्स इंपोर्ट होने बंद हो जाएंगे, ना सॉफ्टवेयर इंपोर्ट होंगे ना हार्डवेयर इंपोर्ट होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर भी देख लें कि ये अगर फिनामना आ गया है उधर लेबनान में, तो ये पाकिस्तान में आते हुए भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि दहशतगर्दों के हाथ चढ़ा नहीं और पूरी दुनिया की उन्होंने मत मारी नहीं। और पबजी का जो आपने बताया ये तो बड़ा ही खौफनाक है कि ये जो गेमिंग जोन्स हैं उसके अंदर कितनी गड़बड़ हो रही है। तो वो जो पुराने ज़माने में मैसेज पहुंचाने का तरीका था कबूतर के ज़रिए, आपको ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ पबजी खेलें और जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि तरक्की अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लेके आ रही है। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट था। हमने कोशिश किया कि आपके नॉलेज में भी इजाफा किया जाए। इसके अंदर घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नेगेटिव चीज़ें आती हैं उसके लिए पॉजिटिव्स मौजूद होते हैं, उसका कोई ना कोई हल भी निकल आता है। लेकिन बज़ाहिर फ़िलहाल जो लबनान में हुआ है वो ख़तरनाक ही नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।